केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय गृह और प्रथम सहकार मंत्री आदरणीय अमित जी शाह, महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, केंद्रीय रेलवे मंत्री आदरणीय राव साहेब जी दानवे जी, केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री आदरणीय भागवत जी कराड़ और चंद्रकांत दादा पाटिल जी, सुजय जी विखे पाटिल, राधाकृष्ण विखे पाटिल और सभी मंच पर उपस्थित और सब सज्जन भाई और बहनों, पहली बार मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं हिंदी में मेरी इतनी फ्लुएंसी नहीं है, फिर भी मैं साहब आपके लिए थोड़ी बहुत ही संक्षिप्त में कोऑपरेटिव में जो कुछ आज हमारी दिक्कत है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। केंद्र सरकार द्वारा खुली अर्थव्यवस्था अपनाने के बाद निधि क्षेत्र को जिस तरह उदार नीति से लाभ हुआ, उसी तरह का लाभ सहकारी क्षेत्रों को हो और दोनों क्षेत्रों को समान अवसर मिले, इसलिए पिछले 30 सालों में बहुत प्रयास हुआ। कई समितियों का गठन किया गया, लेकिन अभी तक उन सभी समितियों ने कई परिवर्तन के सुझाव दिए, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली, ये सच्चाई है। आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में सन 2002 में सहकारिता की राष्ट्रीय नीति घोषित की गई। उसका उद्देश्य स्वतंत्र, स्वायत्त और लोकशाही नियंत्रण होने वाली सहकारिता संस्थाओं को स्वस्थ ढंग से वृद्धिंगत करना था, लेकिन वास्तव में आज सहकारिता क्षेत्र में इन सभी की कमी दिखाई देती है। राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य सहकारिता आंदोलन को लेकर प्रादेशिक असंतुलन को दूर करना, सहकारिता के बारे में प्रशिक्षण देना, सदैनिकों को साक्षर बनाना, सहकारिता में प्रोफेशनलिज्म लाना यही था, लेकिन उनको हासिल करने के लिए आज तक कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया। संविधान में सहकारिता का मूलभूत अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट दिया गया है, लेकिन फिर भी सर बहुत ही सहकारी बैंकों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर भी 2002 के बाद एक भी सहकारिता बैंक को रिजर्व बैंक ने बैंकिंग लाइसेंस नहीं दिया है। वर्तमान में तो उन्होंने शाखा की अनुमति देने का भी बंद किया है, जबकि संविधान में आर्टिकल 19(4) के अनुसार रिजर्व बैंक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डाल सकती है, लेकिन अनुमति न देने का पॉलिसी डिसीजन वो नहीं ले सकती। ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक द्वारा सहकारिता बैंकों को लेकर अपनाई गई नीति सहकारिता के विपरीत है। इतना ही नहीं, वर्तमान में रिजर्व बैंक सहकारिता बैंकों का रूपांतरण व्यापारी बैंकों में करना चाहती है। यह तो किसी नागरिक का सख्ती से धर्म परिवर्तन करने जैसा है और सख्त आर्थिक निकोषण के आधार पर उनका अस्तित्व समाप्त करना निश्चित रूप से सहकारिता क्षेत्र के लिए हानिकारक होगा। इसके लिए कुछ स्वतंत्र उपाय करने की आवश्यकता है। अभी दांडेकर साहब ने एक बोला था कि आपके नया मंत्रालय का बोध वाक्य सहकारिता से समृद्धि है। समृद्धि यानी कि मैं सोचता हूं कि कॉमन समृद्धि, सभी सदस्यों की समृद्धि, लेकिन वास्तव में सहकारिता में सिर्फ गिने चुने लोगों को ही समृद्धि बनती है। और ये ऐसा क्यों होता है, एक खोजबीन का विषय है। सहकारिता से समृद्धि एक बात है, लेकिन आवश्यकता न होते हुए भी केवल समृद्धि के लिए सहकारिता को गले लगाना एक दूसरी अलग बात है। जरूरत है कि ऐसे लोगों के लिए सहकारिता का द्वार बंद करने का उपाय ढूंढे जाएं। आज गोरेवाला समिति के सुझाव के अनुसार पहली पंचवार्षिक योजना में सहकारिता पर एक स्वतंत्र अध्याय रखा गया था। देश की योजना प्रक्रिया में सहकारिता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। बाद में पंचवार्षिक योजनाओं में सहकारी का तो उल्लेख भी नहीं दिखाई पड़ता। देश के बजट में भी कभी भी सहकारिता को ज्यादा स्थान नहीं मिलता है। सहकारिता को बलशाली बनाना हो तो पंचवार्षिक योजना एवं बजट में उसे स्थान देना समय की आवश्यकता है। आज के स्पर्धात्मक युग में सहकारिता के मूल तत्वों में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करने की आवश्यकता है। सहकारिता में निवेश के आकर्षक बनाने के लिए लाभांश के साथ साथ रिजर्व फंड की मदद से उनकी कैपिटल में वृद्धि होनी चाहिए। सहकारिता संस्था में व्यवसाय में अधिक सहभाग देने वाले सदस्यों को वोटिंग में 2 अधिकार देने की मांग भी आज है। आज कई तरह की सहकारी संस्थाएं हैं। आज व्यापारी तत्वों पर चलने वाली रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों को व्यावसायिक लाइसेंस दिया है, लेकिन उन्हें एक ही समय सहकारिता तत्वों को
और व्यापारी तत्वों का पालन करना कठिन जाता है। इसलिए सहकारिता अधिनियम में सहकारिता संस्थाओं के प्रकार के अनुसार स्वतंत्र विभाग होना चाहिए। वैसे कि सहकारिता अधिनियम बैंकिंग, सहकारिता अधिनियम हाउसिंग, सहकारिता अधिनियम शुगर, डेयरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह से आज सहकारी संस्थाओं के सेवा वृत्ति से कार्य करने वाले संचालकों को कोई मानधन मिलता नहीं। इस पार्श्वभूमि पर प्रबंधन में उनका हिस्सा बढ़ाने के लिए उन्हें विशिष्ट सीमा तक अर्थात मुनाफे के 5 या 10% तक हिस्सा देने के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। संस्था की हानि में जब इन्हीं संचालकों को जिम्मेदार ठहराया जाता है तो मुनाफे में उन्हें हिस्सा देने में क्या हर्ज है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। सर, देश में सहकारिता विश्वविद्यालय स्थापन करने की घोषणा के द्वारा आपने एक क्षेत्र को नई ऊर्जा दी है। आज इस अवसर पर मैं आपसे इतना ही नम्र अनुरोध करता हूं कि विश्वविद्यालय पुणे में किया जाए और इसके पहले आपके पास के अनुरोध के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्य में जो जल्द शुरू होने के लिए जो वैकुंठ भाई मेहता कोऑपरेशन इंस्टीट्यूट का रूपांतरण यूनिवर्सिटी ऑफ कोऑपरेशन में करने का अनुरोध है। सर, जाते जाते एक बात है, आदरणीय अमित जी साहब को मैं बताना चाहता हूं कि देश के पहले सहकार मंत्री के रूप में आपने जब से जिम्मेदारी संभाली है तब से बहुत सारी अफवाहों का जन्म हुआ है। लोगों में डर फैलाया जा रहा है कि अब सहकार मिटाकर निजीकरण का बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन सहकार क्षेत्र में काम करने वाले मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को मालूम है कि आपकी जड़ें सहकार क्षेत्र से जुड़ी है। महाराष्ट्र की तरह गुजरात के सहकार क्षेत्र ने देश को बड़े बड़े नाम दिए हैं, उनमें से एक आप है। इसलिए इस अवसर पर मैं आदरणीय अमित जी से प्रार्थना करता हूं कि आप महाराष्ट्र के सहकार क्षेत्र को आश्वस्त करें और देश की पहली सहकार यूनिवर्सिटी की नींव महाराष्ट्र में डालने के लिए पूरा सहयोग करें। महाराष्ट्र आपके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं मेरे वाणी को पूर्ण विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।